तो जब आप लिखने बैठते हैं तो वो वक्त आपके लिए क्या होता है? खुद से मिलने का एक वक्त होता है क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने से ही बात कर रहे होते हैं। बस मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो मैं लिखती हूँ लोग समझते हैं और सराहते हैं। बस मेरा ये एक्सपेक्टेशन है। मेरे ख्याल से उम्र सबको ना सब सिखा देती है। तो आपने मेरे ग्रे हेयर देखे हैं। तो उम्र के साथ साथ हम सब लोग बैलेंस करना सीख जाते हैं, लाइफ वर्क बैलेंस। मुझे लगता है कि जो हिमालय होते हैं वो आपको ईश्वर के सबसे नजदीक लेके जाते हैं। लेखक होता है ना, अपनी रचनाओं को बार बार विजिट करता है। एक शब्द में आपके लिए किताब के मायने? लव। दरअसल मर्ज लाइलाज है, लेकिन लंबी उम्र की दुआएं मिल जाती हैं बार बार। इन पंक्तियों के साथ स्वागत तनुजा ठाकुर मैम का। मैम के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल भी है और बेमानी भी, क्योंकि इनकी जो शख्सियत है वो अपने आप में ही काफ़ी है ये बयां करने के लिए कि किस तरह से सिविल सेवा और ऑथर के तौर पर सामंजस्य बिठाया जाता है और किस तरह से दो अलग अलग रोल्स को बखूबी निभाया जाता है। मैम ऑथर हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती हैं। इसके साथ साथ ही सिविल सर्वेंट हैं और एक ऐसी जिम्मेदारी संभालती हैं जो बेहद मुश्किल भी है, चैलेंजिंग भी है। आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। मैम आप जेएस हैं, एफए हैं, पूरे मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किस तरह से आप सामंजस्य बिठाती हैं अपनी लेखनी में और फाइलों के बीच नोट लिखने में? देखिए, हर एक का अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पैशन या इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर आप कुछ फॉलो करते हैं, आपका किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है, तो आप उसके लिए वक्त निकाल लेते हैं, चाहे हम कितने ही मसरूफ़ ही क्यों ना हो। आपकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो दरअसल हो, चाहे वो आपका अंग्रेजी में किया गया काम हो, वो एक नए आयाम को खोलता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी कविताओं में साइलेंस की भी एक भाषा है। तो अगर आप हमें अपनी कोई रचना सुनाएं। आप चाहते हैं कि क्योंकि आपने दरअसल का ज़िक्र किया है, तो मैं दरअसल से ही शुरू करती हूँ। जी मैम। दरअसल जानते तो सब हैं, मगर न जाने क्यों चुप हैं। दरअसल मिजाज गर्म है, मगर चेहरे पर शिकन तक आती नहीं। दरअसल उकता गए हैं, मगर मसरूफियत का नाटक करते रहते हैं दिन रात। दरअसल दरअसल ख्वाब पंख लगाकर उड़ जाते हैं, मगर हकीकत कैद उन्हें कर देती है पिंजरे में हर बार। दरअसल दिल पथरा चुका है, मगर आंखें कैसे भर आती हैं मालूम नहीं। दरअसल मर्ज लाइलाज है, मगर लंबी उम्र की दुआएं मिल जाती हैं बार बार। दरअसल दरअसल नींद आती ही नहीं, मगर इश्क को अक्सर बहाना बना देते हैं। दरअसल। धन्यवाद। इस कविता को सुनकर कोई भी मेस्मराइज्ड हो जाएगा और वो खो जाएगा आपके इन शब्दों में, क्योंकि जिस तरह से जब मैं इस कविता को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि बेहद कम शब्दों में आपने जिन भावनाओं को पिरोया है वो काबिले तारीफ है। मैम आप ब्यूरोक्रेट हैं, किताबें ज़ाहिर सी बात है आपने बहुत सी पढ़ी होंगी, लेकिन किताबों के साथ आपका पहला एनकाउंटर कब हुआ और कब आपको मज़ा आने लगा कि वो आपकी साथी बन गई? देखिए, मैं तो दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ और दिल्ली में लाइब्रेरीज़ का बहुत अच्छा चलन है। तो जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज़ की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। तो वहाँ पे मेरी मेंबरशिप थी और प्लस अब हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब हम लोग मोहल्लों में रहा करते थे। तब वो हाई राइज़ बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी। तो हर एक के मोहल्ले के पास एक दुकान हुआ करती थी जहाँ पे आप जाके किताबें ले सकते हैं, लेंड कर सकते हैं। मैम इंग्लिश के आपके फेवरेट ऑथर कौन है और कोई ऐसी उनकी कोटेशन, कोई ऐसी लाइनें जो आज भी आपके ज़हन में अटकी हुई हैं? देखिए, मैं ना बहुत मेरा आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग विद लाइन्स, हुँ, बट मैं ये कह सकती हूँ कि चार्ल्स डिकेंस की जो ओलिवर ट्विस्ट है हुँ, और इनकी जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, हुँ, इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया क्योंकि चार्ल्स डिकेंस इंग्लिश ऑथर हैं हुँ, और उन्होंने जो अपने ज़माने में जो इनकी क्लास इनइक्वालिटीज़ थी, हुँ, इनको उन्होंने बहुत बखूबी से लिखा है उनके बारे में। और चार्ल्स डिकेंस की जो ओलिवर ट्विस्ट है, हुँ, जो किताब है, नॉवल है,
उसमें मुझे बस वो एक लाइन उनकी याद है, ओलिवर इज एन ऑर्फन एंड ही लिव्स इन एन ऑर्फनेज, और वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं और खाना कम होता है। उनकी एक लाइन है उनकी किताब में, देयर वर मेनी पीपल एंड लेस ऑफ फूड। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ऐसा ही था। और जब ओलिवर एक छोटा बच्चा होता है, जब लाइन पे खड़ा होता है, जब दूसरी बार जब वो बोलता है कि कैन आई हैव सम मोर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये दोबारा खाना देंगे, तो देन ही इज पनिश्ड। तो ये जो लाइन थी और जो सीन था जो किताब में था, वो इट रियली इम्पैक्टेड मी। उसकी उसकी छाप आज भी आपके ज़हन पर है। बिल्कुल। और मैम जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि ये जो सिलसिला था फिर प्रेमचंद तक पहुँचा, बाकी आगे भी लगातार साहित्य से आप जुड़ी रहीं। प्रेमचंद की आपकी पसंदीदा कहानी या किताब या कुछ भी आपको याद आ रहा हो प्रेमचंद से जुड़ा हुआ? गबन। हुँ। गबन एक ऐसी कहानी है जो आज के माहौल में भी अगर हम उसको पढ़ेंगे तो इट रेजोनेट्स विद टुडेज यूथ एंड द सोसाइटी आल्सो, कि दैट ग्रीड, दैट डिजायर टू एक्वायर मोर, जितनी आपकी चादर नहीं उससे ज़्यादा अगर आप पैर फैलाते हैं तो उसका क्या असर होता है, वो गबन आपको बताती है। तो गबन भी है, एक गोदान भी एक बहुत अच्छी नॉवल है जो प्रेमचंद जी ने लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, तो वो भी बहुत बढ़िया। ज़िंदगी जीने और उसको आगे बढ़ाने का सलीका हमें इस किताबें सिखाती हैं। सो स्कूल कॉलेज के दिनों में किताबों से किस तरह का रिश्ता था और उस वक़्त आप किस तरह का साहित्य पढ़ती थी? इंग्लिश में या अगर हिंदी में भी पढ़ती थी तो? जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय जब आप छोटे होते हैं तो यू लाइक थ्रिलर्स, हुँ। मिस्ट्री बुक्स, तो अगाथा क्रिस्टी हुँ, एंड हैरी पॉटर तो मैंने खैर बहुत देर में पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैं हैरी पॉटर की सारी सीरीज पढ़ ली क्योंकि आई लव फैंटेसी, हुँ, आई लाइक अ मैजिकल वर्ल्ड, हुँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा कुछ समय के लिए दूर लेके जाती हैं, उस फैंटेसी में लेके जाती हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज मैजिकल। हुँ, एंड अगाथा क्रिस्टी की सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, और इनफैक्ट आई लव मर्डर मिस्ट्रीज। तो जब यंग थी तो अच्छा, हार्डी बॉयज का आपने सुना होगा नाम, हुँ, सीरीज थी हार्डी हुँ, बॉयज की, और नैन्सी ड्रू, हुँ, दे वर ऑल डिटेक्टिव्स, हुँ, टीनेजर डिटेक्टिव्स थे, तो उनकी भी मैंने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं, हुँ। स्टोरीज पढ़ी हैं। मैम जब आप कलम उठाती हैं लिखने के लिए या फिर आजकल तो डिजिटल ज़माना है तो कभी आप लैपटॉप पे लिखते हैं या बाकी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप लिखने बैठते हैं तो वो वक़्त आपके लिए क्या होता है? ऑथर के तौर पर होता है, एक लेखिका के तौर पर होता है, एक व्यक्ति के तौर पर होता है या फिर वो खुद से मिलने का एक वक़्त होता है आपके लिए? खुद से मिलने का एक वक्त होता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने से ही बात कर रहे होते हैं, हुँ, और मेरा ये मानना है कि जो वर्ड्स होते हैं, जब आप थॉट्स को वर्ड्स में लेके आते हैं, तो देन देयर इज नो गोइंग बैक, in the हुँ, sense that the words can become your sounding board. हुँ, They can give you solace when you're हुँ, sad, and they can be a reason for celebration. You can हुँ, rejoice with words. Mane, for me, they are an expression of my thoughts. और यही है कि खुद से ही बातें करते हैं हम लोग, जब लिखते हैं तो खुद से ही बात करते हैं। और जब लिखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है जो हम कह नहीं सकते वो हम लिख जाते हैं और बड़ी बेबाकी से लिख जाते हैं। बिल्कुल, एक लेखक को या लेखिका को ऐसा ही होना चाहिए। हुँ, अगर उनकी राइटिंग में ऑनेस्टी नहीं है, हुँ, तो फिर मुझे लगता है कि मेरा सोचना है कि फिर वो अच्छा या अच्छी लेखिका नहीं है। हुँ, तो जो भी है, आपको अगर आप सोचेंगे कि दूसरा क्या सोच रहा है हुँ, या मैं किसी और के लिए लिखूँ, तो हुँ, फिर वो सही राइटिंग नहीं हुँ, कहलाई जाएगी ना, क्योंकि हम लोग पहले अपने लिए लिखते हैं, हम हुँ, खुद के लिए लिख रहे हैं। हुँ। मैम कौन-सा वो मोमेंट था या कौन-सी वो किताब थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि अब आपको भी लिखना चाहिए? नहीं, मैं मानती हूँ कि मोमेंट को तो मैं हुँ, बता सकती हूँ, किताब के बारे में तो मुझे तो बहुत सारे हुँ, ऑथर्स ने इन्फ्लुएंस किया है। मोमेंट था जब वो कोविड का टाइम था ना, हुँ, हुँ, जब हम हुँ, लोग घर में ही काम हुँ, करा करते थे, वर्क फ्रॉम होम। मैं रेलवेज़ में थी, बॉम्बे में हुँ, थी, और कोविड का बहुत जो 2-3 साल थे वो बहुत ही बुरे रहे। हुँ, बट उस समय में जब हम घर में थे तो हम में से कई कई लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। मेरे लिए ये अच्छा परिवर्तन था कि मुझे उस समय अपने लिए बहुत टाइम मिला, हुँ, हुँ, इंट्रोस्पेक्शन का बहुत टाइम मिला, और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और क्या हो रहा था उस समय पूरे देश में और पूरी दुनिया में क्या हो रहा था। तो वो सब जो हुआ उस समय, जब हमारी ज़िंदगी में एक छोटा-सा एक अल्प विराम आया,
तब मैंने उस समय लिखना शुरू किया, सीरियसली लिखना शुरू किया। पहले हम छोटा-मोटा से लिख लेते थे, लेकिन जो संजीदा जो लिखना शुरू किया वो 2020 से ही हमने लिखना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया। मैम आपकी ये जो किताब है कुछ ऐसे ही, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इसमें आपकी पसंद की कोई रचना, कोई कविता जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? चलिए, एक मेरी कविता है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस कविता का नाम है अपने अपने हिस्से का आसमान। हम सबकी एस्पिरेशंस रहती हैं। तो ये जो एस्पिरेशंस हैं लोगों की, आम लोगों की, ये इस कविता के ज़रिए मैं बताना चाह रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मेरी ग्रामीण विकास मंत्रालय में मेरी पोस्टिंग हुई 2023 में, तो मेरी समझ को एक नया दृष्टिकोण मिला। इन द सेंस कि रेलवे जब मैं विभाग में काम करती थी, तो मेरी हर जगह देश के 5-6 प्रांतों में मेरी पोस्टिंग हुई थी। मैंने पूरा देश मैंने घूमा है, मेरी पोस्टिंग हुई है। यहाँ पे आके जब मैंने दूर-दराज के गाँव देखे, वहाँ पे लोगों से जब मैंने से बातचीत करी, तो एक नया एक नज़रिया मिलता है। क्योंकि एक शहर के जो हम लोग हैं, जब शहर में रहते हैं, जब हम गाँव में जाते हैं, तो उनका जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो एस्पिरेशंस है, वो आप समझते हैं। और तो ये जो कविता है, ये उसी का एक रिज़ल्ट है। अपने अपने हिस्से का आसमान। अपने अपने हिस्से का आसमान सभी को मिल जाए, एक मुद्दत से ना मिला हो, शक्ल धुंधली सी एक तस्वीर हो, वो दोस्त घर का दरवाज़ा खटखटा जाए। अपने अपने हिस्से का आसमां सभी को मिल जाए। फरियादी जो देता है इंसाफ की दुहाई, हर बार लग रही है तारीख है सुनवाई, वो खिसकती हुई तारीख इस बार तो पड़ जाए। अपने अपने हिस्से का आसमां सभी को मिल जाए। कुचले हुए को सर उठाकर लड़ने की दिलेरी, भटके हुए को मिले रहनुमा की रोशनी, डूबते हौसले को उम्मीद का किनारा दिख जाए। अपने अपने हिस्से का आसमां सभी को मिल जाए। अनदिखे को मिल जाए अपने अस्तित्व की पहचान, मासूम बचपन को खुला हुआ मैदान, अनपढ़ के अंगूठे की स्याही को कलम मिल जाए। अपने अपने हिस्से का आसमां सभी को मिल जाए। किसान को पेट भर के रोटी, मजदूर को बिन मांगे उसके हक की मजूरी, बेघर को एक घरौंदे का जुगाड़ हो जाए। अपने अपने हिस्से का आसमां सभी को मिल जाए। दर्द को दवा और तकलीफ का इलाज मिल जाए, तंग विचार उन्मुक्त हवा में बह जाए। खुली आंखों से देखे हैं जो सपने हजार, एक सिर्फ एक सपना तो हो जाए साकार। अपने अपने हिस्से का आसमां सभी को मिल जाए। अपने अपने हिस्से का आसमां सभी को मिल जाए। क्या बात है मैम! ये उस सेक्शन की व्यथा को बखूबी बयां करता हुआ, जिसे हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं, जिसे हम शोषित वर्ग भी कहते हैं, या जिसे हम साधन विहीन वर्ग भी कहते हैं, आपने बखूबी उसे अपनी कलम के ज़रिए उकेरा है और आपने बताया है कि क्या-क्या चाहिए और किस तरह से चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, उन्हें क्या-क्या मिलना चाहिए। कमाल की फीलिंग्स मैम, और ये महसूस करने का मौका आपको, जिस तरह से आपने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के दौरान भी आपकी कई इस तरह के एनकाउंटर्स हुए होंगे जब आपको इस तरह के एक्सपीरियंस हुए? नहीं रूफी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं अभी इस मिनिस्ट्री में पोस्टेड हूँ, क्योंकि हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पक्का घर, पक्की सड़क, कैपेसिटी बिल्डिंग, नौकरी, जो हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए, वो उनके माने कि वहाँ तक का उनको पहुँचाने में उनकी मदद करती है। तो मैम ये जो सिलसिला है ये लगातार इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, और अगर हम आपकी इस अगली रचना की बात करें जो इंग्लिश में है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और इसमें आपने किन-किन पहलुओं को छुआ है? It's all about life, Rufi. हुँ, See, basically, I write both in English and Hindi whenever I feel like writing. So ये भी मैंने उसी वक्त में लिखना शुरू किया था। मैं हिंदी अंग्रेजी को ऑल्टरनेटली लिखती रहती हूँ जब जैसा मेरा मन करता है। तो उसमें भी उसी तरह के व्यूज है, मैंने कि लाइफ वहाँ पे भी है और लाइफ यहाँ पे भी है। दैट्स इट।
एक मैम डिमांडिंग प्रोफेशन है और आप जिस तरह के मंत्रालय को संभालती हैं, आपके पास तांता लगा रहता है काम करने का। उसके बीच आपको वक़्त कैसे मिलता है कि आप लिख पाएँ और इतनी अच्छी जो रचनाएँ हैं, उनको एक आकार दे पाएँ? कैसे आप सामंजस्य कैसे बिठाती हैं? क्योंकि कई बार अगर हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें मुश्किल लगता है, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा और सब अधूरा छूट जाएगा। लेकिन आप एक के बाद एक नई कामयाबी का जो अध्याय है, वो लिखती जा रही हैं। मेरे ख्याल से उम्र सबको ना सब सिखा देती है। तो आपने मेरे ग्रे हेयर देखे हैं। तो उम्र के साथ-साथ हम सब लोग बैलेंस करना सीख जाते हैं, लाइफ वर्क जी। बैलेंस। और सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का जो वक़्त होता है ना, हुँ, या जो लेट नाइट का वक़्त होता है, जब चारों तरफ खामोशी होती है, जब आप अपने में अपने पास रहते हैं, अपने साथ रहते हैं, वो वक़्त मेरे लिए सबसे अच्छा वक़्त होता है लिखने का। हुँ। क्योंकि दिन भर तो हम लोग दौड़ते-भागते रहते हैं, तो सुबह का और रात का वक़्त। मैम आप उत्तराखंड से हैं, तो जी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको ये मौका मिले कि आपको कहाँ जाके लिखना है? पहाड़ों में, समुद्र के पास या फिर सिटी में, तो आप किसे चुनेंगी और क्यों? पहाड़। पहाड़, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो हिमालय होते हैं वो आपको ईश्वर के सबसे नज़दीक लेके जाते हैं। हुँ, तो मेरे लिए तो, और क्योंकि मैं मूल निवासी उत्तराखंड हुँ, की हूँ, तो मेरे लिए पहाड़ जो हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। हुँ। सो आई वुड डेफिनिटली लाइक टू लिव इन द हिमालयाज़ एंड राइट देयर, मेबी आफ्टर रिटायरमेंट। तो मैम या अभी आपकी कोई नई रचना जो अभी चल रही है और कुछ ही दिनों में या कुछ वक़्त में हम देखेंगे उसे? नहीं, मैं अब कुछ-कुछ तो लिख रही हूँ, लेकिन अभी पब्लिकेशन में थोड़ा टाइम है। जी, तो हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मैम आपकी अगली किताब के लिए या अगली रचना के लिए? मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि जो एक लेखक होता है ना, अपनी रचनाओं को बार-बार विज़िट करता है। उसको बार-बार देखता है, उसको कुछ-कुछ उसमें एडिट करता रहता है, ठीक करता है, क्योंकि एक लेखक के लिए कभी भी कोई रचना उसकी अच्छी नहीं होती है। तो अगर मैं मैम अपनी इस किताब को भी निकालूँगी तो हुँ। मुझे इसमें 100 गलतियाँ दिख जाएँगी। तो मैम हमारा पॉडकास्ट बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो जाएगा। आपकी रचना पब्लिकेशन में आने से पहले हमारे पास कुछ हिस्सा होगा उसका। तो अब तो हम आपसे ये जान के रहेंगे कि आप 2 लाइनें बेशक हमें बताएँ चाहे उस रचना की जो आप जिस पर आप काम अ, कर रही हैं। नहीं, रचना मतलब मैं कविता ही लिख रही हूँ। जी। फिर वही मैं कहती हूँ कि हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों में लिखती हूँ। तो एक जी मेरी मैम। कविता है जो मैंने अभी हाल ही में लिखी है। वो मैं आपको सुना सकती हूँ। उस कविता का शीर्षक है इत्तेफ़ाक। हुँ, रह रहे थे हम एक ही छत के नीचे बरसों बरस। रह रहे थे हम एक ही छत के नीचे बरसों बरस। अचानक मिल गए तो पहचान बन गई। लिख लिए थे मैंने कुछ आधे अधूरे शब्द। लिख लिए थे मैंने कुछ आधे अधूरे शब्द। फुर्सत से देखा तो खुद की ही कहानी थी। अनजान शहर है और अजनबी लोग। अनजान शहर हैं और अजनबी लोग, मगर नुक्कड़ की दुकान की चाय ने दोस्त बना लिया। खुद से ही इत्तेफाक हुआ तो समझ आया। खुद से ही इत्तेफाक हुआ तो समझ आया। इतने दिनों में किसी गैर के लिबास में बसते थे। खामोशी की चादर ओढ़े हुआ था कमबख्त। खामोशी की चादर ओढ़े हुआ था कमबख्त। आज जब बोला तो बवाल हो गया। आज जब बोला तो बवाल हो गया। क्या बात है शुक्रिया। मैम और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को माना भी। मैम अगर आपकी इजाज़त हो तो बहुत ही क्विक क्वेश्चन्स आपके साथ थोड़े से जिसका जवाब आप एक शब्द में या बिना सोचे आप रैंडमली दें। मुझे बहुत डर लगता है, चलिए पूछिए। मैम आपकी पहली किताब जो आपने पैसे देकर खुद से खरीदी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। क्यों खरीदी थी? बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज बीन fascinated by Jane Austen. मैम वो कौन-सी किताब है जिसका आप पात्र होना चाहती हैं, जिसमें अगर आपको मौका मिले तो आप वो कैरेक्टर होंगी और कौन-सा कैरेक्टर होंगी? Again, Pride and Prejudice. और कैरेक्टर? Elizabeth. क्यों? Because she knows what she wants to be. She's very forthright, she's very honest, and she's very fearless. अगर आपकी लेखनी को एक रंग देना हो, आपकी राइटिंग को एक रंग देना हो तो वो कौन-सा होगा? लाल रंग. क्यों? Again, I think red stands for fearlessness. हुँ। Yeah, that's it. सो अब की अगली रचना की तो हमने बात कर ली कि वो जल्दी आने वाली है। आपकी अभी तक की जो किताब है उसमें आपकी फ़ेवरेट? Uh, ये टाइटल जो है किताब का, मोमेंट्स मैडनेस टीयर एंड स्माइल, इसी का टाइटल में एक पहली मेरी पोयम है। Moments madness, tears and a smile. I walk in the alleys of times gone by. Euphoria, excitement, a pause and a void. Life takes me on a roller coaster ride. Life takes me on a roller coaster ride. Thank you. एक शब्द में आपके लिए किताब के मायने?
एक शब्द में क्या है आपके लिए किताब? एनी किताब या माई किताब? कोई भी किताब। लव। तो आपके लिए भी आपकी जिंदगी का प्यार है किताब। बिल्कुल। क्योंकि किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, इसलिए। और मैम प्यार जो है वो आपको डेयरिंग भी बनाता है, बहुत कुछ करने का हौसला भी देता है और आपको बहुत हिम्मत भी देता है, इसीलिए आपके लिए प्यार है आपकी किताबें। ऑफ कोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस तमाम बातचीत के लिए और लगातार आप हमारे पॉडकास्ट को देखते रहिए और इसी तरह की शख्सियतों को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे और ये आपको बताते रहेंगे कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इम्तिहानों से हरगिज़ न घबराना चाहिए, ऐसे में तो सिर्फ खुद को आजमाना चाहिए। तनुजा मैम ने खुद को आजमाया और सिविल सर्वेंट बनी, उसके बाद ऑथर भी बनी और अभी तो कई आयाम मैम के सामने बाकी हैं और मैम के लिए 2 लाइन मैं भी कहना चाहती हूँ कि अभी तो बाज़ की असली उड़ान बाकी है। अभी तो बाज़ की असली उड़ान बाकी है, कई परिंदों का भी इम्तिहान बाकी है। मैम, अभी तो आपने सिर्फ पर्वतों को लांघा है, अभी आपके सामने कई आसमान बाकी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रूपी जी। थैंक यू सो मच हमारा पॉडकास्ट अंत तक देखने के लिए। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और हम मंत्रालय के इसी तरह के होनहार और बेहद काबिल लोगों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आपको इंस्पायर करते रहेंगे।